हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट विद रामा के आपके इस परिवार में। मैं आपका मेंटोर अर्जुन। सबसे पहले तो आप सब कैसे हो, केम छो, मज़ा में छो? ओके ओके ओके, वो बच्चे हो गए और अपनी पढ़ाई को टारगेट कर रहे होगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है वही मटेरियल आप पढ़ रहे होगे, सीधे फोकस कर रहे होगे अपने एग्ज़ाम पे, है ना। ज़बरदस्त, जिंदाबाद और मस्त हो गए और व्यस्त हो गए। व्यस्त हो ना? ओके ओके, चलिए तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, जीएस घटना चक्र कवर कर रहे हैं। इसमें पॉलिटी क्लास होती है 7:15 बजे शाम को, ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि हमारी 13 क्लास हो चुके हैं। 90 डेज हार्ड चैलेंज जो सीधे टारगेट कर रही है RAR 2023 और उसके बाद सीधे टारगेट कर रही है UPPCS 2024 के आने वाले एग्जाम के लिए। तो अभी जहाँ पर भी आप देख रहे हो, कोई भी इसको देख रहा हो, बच्चों आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं शुरू में ही कर रहा हूँ ये रिक्वेस्ट कि एक शेयर ज़रूर करना। आप देख के जाएं तो तुरंत एक शेयर ज़रूर करके जाएं, किसी न किसी को इस तक पहुँचा के जाएं ताकि वो आगे वाले बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके, वो इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि घटना चक्र हर कोई कराता नहीं है और पूरी घटना चक्र कराना किसी के बस का भी नहीं है, ठीक है। तो इस चैनल पर सबसे जो खास बात यह है हमारे परिवार में कि पहले हमने वही मटेरियल उठाया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। ओके, चले आगे। चलिए, तो आगे आपको पता है कि महेश सर सुबह करा रहे हैं। अब इनकी टाइमिंग शायद थोड़ी सी चेंज हुई है, वो मैं आपको बता दूंगा। जीएस घटना चक्र ये कवर करा रहे हैं, हिस्ट्री की, जिसमें मैं पॉलिटी की करा रहा हूँ। तो ये हैं अपने महेश सर, ये कराते हैं सुबह 6:30 बजे। तो एक बार देख लेना जाके 6:30 का है या 7 का इनका शेड्यूल है। चलिए, तो अभी हम चलते हैं। हमारे कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हम अब जो अपना चैप्टर कवर कर रहे हैं उसका नाम है मूल अधिकार। 13वां चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं मूल अधिकार को। फटाफट इसको कवर करने वाले हैं हम। चलें, करें कवर। चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं हम। टोटल कितने कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन तुम? 21 मूल अधिकार के 21 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके, 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। और आज का हमारा जो टर्न है, जो राउंड है, वो 22 क्वेश्चन से शुरुआत करना है और लगभग कवर करने हैं अच्छे खासे क्वेश्चन। देखते हैं कितने क्वेश्चन कवर होते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन है इस सीरीज में और सभी आपको लगाने हैं क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट खास टॉपिक है ये किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जामिनर के लिए। एग्जामिनर की पॉलिटी में अगर कहीं पर निगाह होती है ना, तो ध्यान रखना फंडामेंटल राइट्स पे सबसे पहले होती है, इनके हमारे जो मूल अधिकार है। ओके, याद रहेगा जी। देखिए, 22वां कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी लोगों को अवसर की समानता, बच्चों अवसर की समानता की बात कर रहा है लोक नियोजन के विषय में। अवसर की समानता लोक नियोजन के विषय में, यानी कि नौकरी पैसे में कौन सा देता है? तो हमने 16 पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? 16 पढ़ा था। तो आंसर इसका हो जाएगा 16(1) और 16(2). लोक नियोजन के विषय में समानता की बात करता है, सॉरी 16(1) और 16(2). याद रखिएगा कैसे करता है, ये देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान की गई है। ओके, समझ आया? अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके 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 ओके। अरे मुंह पे पानी के छींटे मारना बच्चों। अगर नींद वींद अगर आपको लग रही है, नींद तो नहीं आ रही है ना? अगर आ रही है तो फटाफट मुंह धो लो, योजना चलाओ, फटाफट मारो 10-12 छींटे पानी के, 10-12 गिलास मुंह पे। ओके ओके, चलिए तो चलिए 23 में देखिए, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? बताइए मुझे, मौलिक अधिकार में कौन सा नहीं है? तो बच्चों जी, मौलिक अधिकार में कौन सा नहीं होगा? कानून के समक्ष समता भी हमने पढ़ा है। कौन सा? कानून के समक्ष समता भी हमने पढ़ा है। अवसर की समानता भी हमने पढ़ा है। सामाजिक समानता भी हमने पढ़ा है। आर्थिक समानता का जिक्र तो हमने कहीं पर सुना नहीं है, या सुना है आपने? अगर आपने सुनाया तो आप तो तुम इच भगवान हो। फिर तो तुम इच भगवान हो अगर आपने आर्थिक समानता सुन लिया, तुम इच भगवान हो। ऐसा नहीं है, आर्थिक असमानता नहीं है, समानता नहीं है, सॉरी, ये तीनों हैं। तो इसने वही पूछा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, वो देख लेते हैं कैसे है। कितने हैं? समानता का जो हमारा अधिकार है, समानता का जो हमारा अधिकार है उसमें 14 से लेकर 18 तक हैं। हमको पता है 14 से लेकर 18 तक। तो 14 से 18 में कौन कौन से? अनुच्छेद 14 कहते हैं सामाजिक समानता, पता है ना हमको? अनुच्छेद 14 के सामाजिक समानता है। अनुच्छेद 15 के तहत अवसर की समानता, पता है ना? जी सर।
उसके बाद अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। 14 के तहत सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत है। तो ये नहीं है ना, कानून के समक्ष समानता 14 में है, सॉरी देखिए, कानून के समक्ष समानता 14 में है, सामाजिक समानता, इसको एक बार कर लेते हैं, सामाजिक समानता हमारी 15 में है और अवसर की समानता हमारी 16 में है। उसके बाद कानून का समानता 14 में है, जबकि आर्थिक समानता का कोई जिक्र नहीं है। चलिए 24 में देखिए फटाफट। कथन 1, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के लिए जो हमारा स्टेट है, जो हमारा सेंटर है, जो हमारा राज्य है, वो असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये तो सही होना चाहिए भाई। आरक्षण जो हम देते हैं इसका वही तो मतलब है, आरक्षण देना हो गया, या फिर किसी के लिए कुछ विशेष अधिकार दे देना। कोई विकलांग व्यक्ति है, मतलब कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए एक ऐसा काम कर देना कि वो दूसरे लोगों तक समान दिखे, तो ये तो हम कर सकते हैं। ये तो होता है कल्याणकारी राज्य, इसको ही तो बोलते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करना होता है इसका उद्देश्य। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों ठीक हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ओके, चलिए। अब सर मुझे समझ तो नहीं आया। देखो आपने समझ लिया, वो मुझे, मेरा मैटर नहीं है, मुझे समझ नहीं आया। देखो मुझे समझाइए तो अच्छे से, बिल्कुल देखिए, समझिए, इधर देखिए। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से जो हमारी सरकार है, चलो मैं राज्य को एक आसान भाषा में गवर्नमेंट कह देता हूँ, जो हमारी सरकार है वो क्या करती है? वो करती है असमान जो लोग हैं, जैसे कि गरीब हो गए, पिछड़े हो गए, वंचित हो गए, उनके लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 14(4) तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो दोनों अनुच्छेदों को याद रखना, अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 15(4) क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि असमान लोगों अर्थात गरीब, पिछड़े, वंचित वर्गों लोगों के लिए अलग से विशेष अधिकार प्रदान कर सकती है। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी, यानी कि जो समान लोग हैं जिनको आवश्यकता नहीं है इन सब चीज़ों की, उनके लिए कानून बराबर होगा और समान रूप से प्रशासित भी किया जाएगा। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष क्षमता की बात की गई है, ये भी आपको पता है। ये देखिए 25 मैंने क्या करा है, 25 निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन, इधर देखिए, हेलो इधर देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन किसने किया है? ये बताइए मुझे। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ने, या फिर ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ने में, उसके बाद समाजवाद को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने में, या फिर ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ने में? बिल्कुल ठीक है। समान के साथ समान वे, हमने क्या पढ़ा है? ये इस समान के साथ समान वे क्या है? ये सामाजिक न्याय ही तो है, सामाजिक समानता ही तो है बच्चों। और सामाजिक समानता हमने 3 अनुच्छेदों में पढ़ी है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 15। तो याद रखिएगा, तो इसका डी हो जाएगा, यानी कि एक तो बी, सी और समाजवादी वर्ड। कौन सा? एक तो समाजवादी वर्ड भी, उसके बाद 14, 16। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। याद रखिएगा, क्या याद रखना? अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद, ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है सर? मुझे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना। देखिए थोड़े से मतलब आपको क्वेश्चन लगेंगे कुछ ऐसे जो समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन देखो पीछे नहीं हटना है। हार्ड चैलेंज है, उसमें आसान और हार्ड दोनों को, सभी तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, सभी तरह की सिचुएशंस आती हैं, अप डाउन्स आते हैं। तो ये नहीं है कि हम अप डाउन्स देख करके पीछे हट जाएं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन कैसा है बेसिकली, लेकिन तोड़ना है हमको, पोस्टमार्टम तो जरूर करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद
शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है और हम पीछे कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो किस किस में था हमने पढ़ा था, बताइए मुझे। सर हमने पढ़ा था अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 में समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य, उसके बाद समान वेतन, और इन दोनों को कहां पर है? समाजवाद, समाजवाद। ओके चलिए, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? बताइए मुझे। अस्पृश्यता, छुआछूत, पीछे चलिए, रिकॉल करिए माइंड को फटाफट फटाफट फटाफट। सर अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, जी सर अनुच्छेद 17। ओके वेरी गुड, ठीक है। कैसे है? अनुच्छेद 17 जो कहता है वो कह सकता है कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया है, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। बच्चों अगर आपको अभी भी कोई करता है, स्पर्श करने पर आपकी निंदा करता है, आपको बुरा भला कहता है, आपको छूता नहीं है, मतलब कुछ उल्टी सीधी हरकत करता है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 17 के तहत आप उसको सीधे अंदर करवा सकते हो, सीधे उस पर फाइन लगवा सकते हो, सीधे उसको पकड़वा सकते हो। तो अपने अधिकारों को जानो जानो जानो। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा, देख लीजिए अपराध होगा, जो विधि के दंड अनुसार दंडनीय है। 28 में देखिए क्या कह रहा है, फटाफट देखिए। 28 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, फिर वही कौन सा अनुच्छेद मतलब छुआछूत के उन्मूलन करता है? बताइए मुझे। 16 है, 17 है, 17 है, 18 है या 15 है? बताइए मुझे। सर ये तो 17 है। सर 17 है ना? बिल्कुल बिल्कुल 17 है। ले 2 मार्क ले जाओ फटाफट अपने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति व्यवस्था की गई है? ले जाइए, या तो 2 मार्क ले जाइए या -2 कर दीजिए। यहाँ पर 100% का नेगेटिव मार्किंग चलती है आपके साथ, या तो 2 नंबर ले जाइए या 2 नंबर गवा दीजिए। बताइए मुझे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? सर 14, 16 या 15 या 17? सर 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 17, सर 17 बिल्कुल ठीक है। 2 नंबर ले जाइए फटाफट। चलिए फिर वही अनुच्छेद 17, बताइए मुझे किससे संबंध है? सर अस्पृश्यता के उन्मूलन से, बिल्कुल ठीक है। फिर वही सर भारतीय संविधान का छुआछूत का जो उन्मूलन है वो किससे संबंधित है? देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप घटना चक्र कर रहे हैं ना मेरे साथ जीएस की, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं लिखवा लो मुझसे, जीएस आपके हाथों में हो जाएगी। क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन आते हैं, इतनी बार रिवीजन होता है, इतनी बार सेम रिपीट होते हैं, तो ये क्या हो रहा है? एट द एंड ऑफ ये आपका रिवीजन ही तो हो रहा है। जी सर रिवीजन हो रहा है। तो छुआछूत का उन्मूलन बताइए मुझे। सर 16 16 16 16 गलत, आपने -2 कर दिए। जिसने भी 16 बताया है उस अपने 2 नंबर काट ले। ये 17 है। क्या है? 17 है। सर मजाक कर रहा था, 17 ही है। देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? सर इसे मैं बताऊंगा। सर मैं बताऊंगा इसको, मैं बताऊंगा। देखो मुझसे आता है। अबे घूम जाओगे, घूम हैं सर, ऐसे कैसे? देखो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो बच्चों वो अनुच्छेद 17 ही है, छुआछूत वाला। याद रहेगा। कैसे है सर? सर मेरा तो गलत हो गया। देखिए ऐसे है ये। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आवरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे? समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों को एक मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन उठा है, कहां से? यहां से। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? 33वां है। निम्नलिखित मूल अधिकारों में किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? बताइए मुझे। फिर वही क्वेश्चन है अस्पृश्यता, तो ये कौन से अधिकार में आता है?
समानता के में या फिर स्वतंत्रता के में? सर हमने 14 से लेकर 18 पढ़ा है। इसमें ये तो समानता का अधिकार आता है और इसमें जो बीच में जो 17 आता है 14 से लेकर 17, सर वो समानता के तो अंतर्गत आएगा। तो लगा दीजिए समता का अधिकार। कौन सा? समता का अधिकार। चलिए, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? बच्चों एक चीज़ याद रखना, मेरे साथ जरूर सीरीज को कंप्लीट करना, जरूर। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पॉलिटी आपकी कहीं नहीं जाएगी। आप कंसेप्ट कहीं पर भी पढ़ रहे हो, तुरंत आकर मेरे साथ क्वेश्चन लगाना शाम को, ठीक है? तो ये कह रहा है कि अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? बताइए मुझे। अगर हमको अस्पृश्यता खत्म करनी है, छुआछूत खत्म करना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? कानून बनाकर, बिल्कुल। शिक्षा की उन्नति, बिल्कुल। जन जागरण, बिल्कुल। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, ऐसा है क्या? नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप नौकरियों में प्रवेश दिला दो और छुआछूत खत्म हो जाए। जबकि कानून बनाकर, शिक्षा देकर और जागरूकता बढ़ाकर हम छुआछूत को अंत कर सकते हैं। तो ए सही है, बिल्कुल ठीक है इसमें 1, 2 और 3। चलिए आगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित 2 कथन हैं जिसमें से कथन ए और कारण आर है। ए पढ़िए। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। ऐसा है क्या? हिंसा करवाती है, बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है? अस्पृश्यता के चलन का अधिकार धार्मिक स्वीकृति है। ऐसा तो नहीं है, देखो ऐसा है क्या? शायद हो भी। अस्पृश्यता के चलन जो है, अच्छा छुआछूत का जो चलन है वो धार्मिक आधार पर है, ऐसा है। देखो अगर आपका धर्म अलग है ना, धर्म जाति धर्म अलग है, तो यही कारण है छुआछूत का, अस्पृश्यता का। कैसे? ये देख लेते हैं हम। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ये याद रखिएगा। कैसे? ये देखिए, संरचनात्मक हिंसा क्या होती है? सुनियोजित तरीके से, यानी कि पहले ही सोच लिया गया हो, पहले ही प्लानिंग कर ली गई हो, जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है, इन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान नामक लेख में प्रस्तुत किया है। क्या है ये? क्या बताते हैं संरचनात्मक हिंसा को? प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित उदाहरण है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है। अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक रीति रिवाजों से प्राप्त हो जाती है। धार्मिक रीति रिवाज स्वीकृति, धार्मिक स्वीकृति की प्राप्त हो जाती है। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? बताइए मुझे। 14, 15, 16 या फिर 19? सर मेरे अनुसार तो 19 आना चाहिए, क्योंकि 14, 15 और 16 ये आते हैं समानता वाले में, और अगला कहाँ से हो जाता है? ये स्वतंत्रता वाले में। जबकि यहाँ पर कन्फ्यूज आ गए, यहाँ पर कमीशन ही कन्फ्यूज आ गए। का कन्फ्यूज़न है बे? कन्फ्यूज आ गए हम तो, यहाँ पर कमीशन ही कन्फ्यूज आ गए। इनको ही नहीं पता आंसर क्या लगाना है। देख लीजिए, पहले तो ये रख देते हैं, फिर यही कन्फ्यूज जाते हैं। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य वर्गों से तो भिन्न है, यह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। जबकि जो तीनों हैं 14, 15 और 16 ये समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। लेकिन एक और दृष्टि से हम देखें तो अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए हैं और अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। इस दृष्टि से देखें तो आंसर होता है ए, और क्या बोलते हैं अधिकारों की दृष्टि से देखें तो आंसर होता है 19। यहाँ पर कंफ्यूज है भाई साहब, यही तो याद रखिएगा थोड़ा सा इसको। देखिए 37 में क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, हमने समानता कंप्लीट कर ली, 14 से लेकर 18 कंप्लीट है ना सबका? जी सर। अब चलिए 19 से लेकर शुरू हो जाते हैं हम, 19 से 22 तक, 19 से लेकर 22 तक हम चलते हैं। 19 से लेकर 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का। 19 से लेकर 22, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अब हम इसको पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 को याद रखिएगा। भाषण देना, आप जो ये बोलते रहते हैं कुछ भी किसी को भी, ये यही इसी के अंतर्गत आता है कि आप 19 वाले अधिकार का खूब इस्तेमाल कर रहे हो। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत
6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। किसमें? 19 में, केवल 19 में। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। चारों को याद रखिएगा। कैसे? देखो 21 को मत भूल जाना, ये आपके दैनिक जीवन में, आपके जीवन में भी बहुत काम आने वाला है बच्चों। 21 गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। अगर आपको कोई धमका रहा है, नीचे बिठा रहा है, आपसे बदसलूकी कर रहा है, आपकी गरिमा का उल्लंघन कर रहा है, किसी महिला के साथ छेड़छाड़, किसी महिला को आपत्तिजनक गालियां, कुछ भी दे रहा है, तो आप सीधे इसके तहत अंदर करवा सकते हो, सीधे चार्ज लगवा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और उसको कड़ी कार्रवाई के जरिए ठीक करवा सकते हो। याद रहेगा? थोड़ा सा जागरूक होना है अभी आपको। जागो ग्राहक जागो। 38वां देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भाषण और अभिव्यक्ति बताइए मुझे। 14 में, 21 में, 22 में या 19 में? सर 19 में, सर 19 में। सर 2 नंबर लगा दीजिए फटाफट फटाफट। 19 ओके। 39, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? सर प्रेस की स्वतंत्रता ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, आप पढ़ोगे ना। ये सभी किस में आते हैं बच्चों? ये आते हैं 19 से लेकर 22 में, सारे के सारे। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सभी आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में 1922 में, 19 से लेकर 22 में। अभी हमको प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पर दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पर आएगी? प्रेस है क्या? अखबार क्या है? अखबार भाषण ही तो है, अभिव्यक्ति ही तो है, यानी कि किसी चीज़ को अभिव्यक्ति तो करते हैं, तो ये आ जाएंगे 19 में। किस में? 19 में। याद रखिएगा। देखिए, संविधान के प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। किसमें? अनुच्छेद 19(1) में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? फिर वही अनुच्छेद 19। चलिए, भारत की संविधान जो है वो स्पष्ट रूप से प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, सीधे सीधे प्रेस की आज़ादी के बारे में दिया नहीं गया वैसे संविधान में, लेकिन किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है कौन से अनुच्छेद में? बताइए मुझे, अनुच्छेद बताइए। सर ए ही लगा दीजिए फटाफट। 19 का 1 का ए, 19(1)(a), बिल्कुल ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है, कहाँ पर है? समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कहाँ पर है? बताइए, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। सर संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए के अंतर्गत, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, 2 नंबर ले जाइए फटाफट। आपके लिए गिफ्ट है, जिसने ये आंसर दिया है उसको मेरे साथ 5 घंटे मैराथन चलेगी। ओके, कैसा लगा गिफ्ट? देखिए देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो हमारे घर हैं, हमारे निजी भवन हैं, उनके ऊपर तिरंगे को फहराना कौन से अधिकार में आता है? किस नागरिक का मौलिक अधिकार है? बताइए मुझे, वो किस अनुच्छेद में आता है? सर अनुच्छेद 14 नहीं आएगा, सर अनुच्छेद 19(1)(a), सर अनुच्छेद 19(1)(a। तो याद रखिएगा, एक तो प्रेस की स्वतंत्रता भी यही है, और अपने घर पर झंडा फहराना, अपने घर पर आप तिरंगा जो लगाते हो ना, तिरंगा, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? ये भी इसी में आता है, 19(1)(a) में। आपको अधिकार है कि अपने घर पर आप तिरंगा फहरा सकते हो। ठीक है बच्चों, तिरंगा ही फहराया करो, ये किसी पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे मत फहराया करो। अपने घर पर तिरंगे, सिर्फ आप भारत को रिप्रेजेंट किया करो, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट मत किया करो। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके जो ये विधायक वगैरह आते हैं, ये 20 लोग, ये सारे हैं मंत्री। ठीक है, तो आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ अपने घर पर सिर्फ तिरंगा ही फहराया करो और कोई झंडा मत लगाया करो। ये दिखाता है, ये अलग से आपको मतलब एक स्ट्रेंथ देता है। कभी दूर से देखने तिरंगे लगे हुए झंडे को, अलग ही पहचान है उसकी, उसका अलग ही साइन है, वो अलग ही ग्लो करता है घर। चलिए, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता? बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ये एक नया अधिकार आया है। बताइए मुझे, किसके अंतर्गत नहीं आता? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए,
इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा नहीं आता बच्चों? यही नहीं आता। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ऐसा नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होना इसमें आता है, एकत्रित होना इसमें आता है, और राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा भी सकता है, ऐसा भी इसमें है। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 1A पढ़ा था, या फिर अनुच्छेद 1K पढ़ा था। उसमें क्या था? प्रेस पढ़ चुके थे हम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब क्या है इसमें? अनुच्छेद 1K आ चुका है अब, यानी कि अगला अनुच्छेद आ चुका है, और ये क्या कहता है? शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की बात करता है। आप कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन कर सकते हैं, आप धरने पर बैठ सकते हैं। ये कौन देता है आपको अधिकार? अनुच्छेद 1K। साथ ही अनुच्छेद 3 में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य की शक्ति दी गई है। इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि अगर आप ज़्यादा कुछ करते हैं, हथियार ले जाते हैं, तो आपको रोका जा सकता है, आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? बताइए मुझे। आपकी जो आज़ादी है, आपकी जो अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, आपकी जो बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी वीडियो बनाते हैं उसकी जो स्वतंत्रता है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कब? भारत की संप्रभुता का मामला हो, लोक व्यवस्था का मामला हो, न्यायपालिका का अपमान हो, अवांछनीय आलोचना हो, तो ऐसे सभी विषयों में आपकी नागरिक की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बच्चों, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया। क्या हो गया सर? नहीं बोला इसने, जबकि ऐसा नहीं है, लगाया जा सकता है। किससे? भारत की संप्रभुता का मामला हो, लोक व्यवस्था का मामला हो, न्यायपालिका की अवमानना हो, अवांछनीय आलोचना हो, किसी भी तरीके से, तो इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, याद रखना आपके बोलने पर। चलिए आगे देखिए, 46 में क्या कह रहा है? भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और आपकी देह की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। कौन सा? अनुच्छेद 21। कौन सा? अनुच्छेद 21। याद आया ना जी सर? अनुच्छेद 21 याद रखिएगा। भारतीय गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 21 व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आपके जीवन का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 में। याद रखिएगा, बहुत पर्सनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी हो रहा है ना, तो इसको लेकर चले जाइए कोर्ट में। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को, ध्यान से सुनना है, काम का है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 के क्या कहता है, ये हम देख चुके हैं। अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण करता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण संबंधित है। 47 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत किस में है बताइए मुझे? तो सर ये है 21 में, अनुच्छेद 21 में, ना कि 11 में, ना 16 में, ना 26 में। विधि की सम्यक प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में दी गई है। कैसे? अनुच्छेद 21 प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 जो आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है, आपके लाइफ से, जीवन से संबंधित अनुच्छेद है, आपकी गरिमामय जीवन से संबंधित अनुच्छेद है, वही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भी क्या करता है? खोल के रखता है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भी वर्णित करता है। यह सिद्धांत अनुच्छेद 21 में ही दिया गया है। 48 में देखिए 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 21, व्यक्ति के विदेश अधिकार को संरक्षण। विदेश अधिकार का मतलब क्या है? आपका जीवन, लाइफ जीने का। यार लाइफ जीने का, आप घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो ये किस में आता है? सभी जीवन में तो आता है, और ये आता है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए 49 क्या कह रहा है? निम्न के में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट हैं? बताइए मुझे। विदेश यात्रा करने का अधिकार क्या हमारा फंडामेंटल राइट है? आवास का अधिकार फंडामेंटल राइट है? समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार हमारे लिए फंडामेंटल राइट है क्या? जी सर। अवसर का अधिकार भी है, विदेश यात्रा का अधिकार जो हमने अभी पढ़ा 21 में फंडामेंटल राइट है, अवसर आवास का अधिकार भी पढ़ा है हमने, समान कार्य के लिए समान वेतन हम पढ़ चुके हैं। ये किस में आता है? अनुच्छेद 14 में प्लस अनुच्छेद 16 में, ये हमने पढ़ा था पीछे। तो बताइए मुझे, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, आंसर डी। ठीक है, चलिए मुझे आश्रय का अधिकार, ये 21 में ही आता है अनुच्छेद। आवास का अधिकार या आश्रय का अधिकार भी बच्चों किस में आता है? अनुच्छेद 21 में ही आता है ये भी, और ये भी 21 में आता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे। जबकि जो 14 और 16 में क्या पढ़ा है? समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत है। 39 घ के आलोक में, 39 घ यानी कि DPSP हमारे, तो समान कार्य के लिए समान वेतन ही भी इसमें दिया गया है। ओके, चलिए 50वां क्वेश्चन देखिए। अर्ध सेंचुरी लगा चुके हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़े भयंकर क्वेश्चन आते हैं। किस अनुच्छेद को किस में मिला दिया, तब पूछ रहा है कि क्या निकल के सामने आता है। ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया ना, A+B बराबर क्या हो जाएगा, ये पूछ लिया इसने तो ऐसे। पर घबराना तो नहीं है ना, नहीं घबराना है। अनुच्छेद 19(1) डी को मिलाकर अनुच्छेद 21(1) से तो क्या बनता है, क्या प्राप्त होता है? बताइए मुझे। विदेश यात्रा होता है क्या? शरण पाने का अधिकार होता है? एकांतता है? सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो ये हो जाएगा सर एकांतता का अधिकार। कौन सा? एकांतता का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। कैसे? आगे देखिए 51वां क्या कह रहा है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थित होता है? बताया मुझे। अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध, अनुच्छेद 17 एवं भाग 14 के दिए गए राजनीतिक निर्देशक तत्वों के संबंधित उपबंध, या फिर अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता के संबंध में उपबंध। यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि आप भूल गए होगे क्वेश्चन कह रहा है निजता का अधिकार, तो इसमें ही आ जाइए ना। निजता का ना तो 14 में है ना 17 में है, बस छोटा सा आपको पता होगा। प्राइवेसी का अधिकार आपका यहीं आता है बच्चों, यहीं आता है 21 में, प्राइवेसी। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो ये बाबाओं के पास जाते हैं ना पर्चा वर्चा निकालने के लिए, ये आपको पर्चा दे देते हैं, आपकी प्राइवेसी खोल कर देते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को खोल देते हैं खामखा। तो आप अनुच्छेद 21 के तहत इन पर कार्रवाई करा सकते हैं, याद रखना, सीधी डायरेक्ट कार्रवाई। अरे करवा दीजिए यार। देखिए उपयुक्त दिया गया कथन अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से आर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया। यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। 52वां देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संबंधित है? फिर वही प्राइवेसी वाला किस में है? अनुच्छेद 21 में। किस में है? अनुच्छेद 21 में, याद रहेगा। अगला क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना है? बताइए मुझे, कौन सा अधिकार में आता है? अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करना के मतलब क्या है? जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार यानी कि मेरे जीवन में मैं कुछ भी करूं वो अधिकार तो मुझे चाहिए ना, तो अनुच्छेद 21 में बच्चों, अनुच्छेद 21 में आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये रहा। जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 21 में निहित माना था। कब? 27 मार्च 2018 को। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? नहीं पूछा है।
एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता पहुंचाना, ये आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आता है, जबकि मृत्युदंड इसमें नहीं आता। भाई मृत्युदंड कैसे आ जाएगा? देखिए, जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, चलिए पचपनवा क्या कह रहा है? 55वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा अधिकार है, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है, अगर इमरजेंसी पावर भी लग रही है तो वो अधिकार आपका सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता? बताइए मुझे। देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार? नहीं। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बच्चों, आपका जीवन का अधिकार इतना खास होता है, इतना इंपॉर्टेंट रखता है, इतनी ज़्यादा उसमें पावर है कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार जो है आपकी, वो आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए देख लीजिए। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। उसके बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार यानी कि जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। याद है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य के आधार पर घोषित हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध से या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता, 21 और 20 को। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 20 के साथ अनुच्छेद 19 भी जीवित रहता है। ठीक है, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 349 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित। 56वां कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा का अधिकार भी उसमें शामिल किया गया? कौन सा मामला था वो मामला था उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश का मामला। बच्चों याद रखना, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में शिक्षा का अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। किसमें? 21 में। और ये मामला कब आया था? वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य यह कहते हुए संगठित किया कि इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यदि अनुच्छेद 21 से निकला है, कौन सा? यह भी अनुच्छेद 21 से निकला है। अनुच्छेद का बच्चा है रे, ये अनुच्छेद का बच्चा है तू, मेरा बच्चा है रे तू, ये वाला बच्चा। हालांकि ये एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है, इसकी विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। तो याद रखना, छोटा सा मामला है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। कौन सा आपका? कौन सा? शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। सत्तावनवां देखिए क्या करा है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक, ये वही अधिकार है 21 वाला। 21 कै में दिया गया है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। ओके, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए। और ये कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2000 में। 86वें संविधान संशोधन 2000 में इसको जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 कै के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 कै के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान में संशोधन करके संविधान शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? फिर वही क्वेश्चन पूछा है, बताइए मुझे। तो ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। बच्चों 1 अप्रैल 2010 को ये जोड़ा गया था, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका उपबंध किया गया था। प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हुआ, जबकि जोड़ कब लिया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ लिया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? एक मानव अधिकार भी है वो और मौलिक अधिकार भी है। बताइए मुझे, सूचना का अधिकार, शिक्षा है, काम है या मकान है? तो शिक्षा का अधिकार। बच्चों कौन सा? शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार भी है आपका, एक मौलिक अधिकार भी है। ये हम देख ही चुके हैं पीछे, ठीक है। तो 59 तक आपको याद रखना है। कब तक? तो बच्चों 59 तक आपको याद रखना है। कहाँ तक याद रखना है? 59 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल इसको फिनिश करेंगे। 1 घंटे क्लास कल से हम शुरू 1 घंटे क्लास कर देंगे, 1 घंटे की रहा करेगी अब, ठीक है। तो कल से इसको फिनिश करेंगे। तो ध्यान रखना अपना, स्वस्थ रहना और अपनी पढ़ाई करते रहना, घटना चक्र को मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट में आप इसी के लिए भागोगे। मुझे पता है अच्छी तरीके से, मैं जानता हूँ कि कौन कहाँ कब कैसे क्या करता है लास्ट में आके, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा और एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। थैंक यू।